हेलो गाइस, सीडीबी बाई निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सीटेट सुपर सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक करेंगे बच्चे, जो कि हमारा मोटिवेशन हैगा, यानी कि अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में बच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी कि अपने आप में 5 मार्क्स का एक टॉपिक है बच्चे ये। और सी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम अपने सी टेट सुपर सीरीज़ में इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते और चलेंगे, ठीक है, विद क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब हम अपने मोटिवेशन थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चे, हमारा जो आज का मोटिवेशन थॉट है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत के साथ। और आइए अब अपने टॉपिक को देखते हैं। तो बच्चे अब हम बात करते हैं अपने मोटिवेशन की, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक हैगा अभिप्रेरणा पर है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चे, आपने देखा होगा मोटिवेशन क्या होता है। अगर हम एक शब्द में बोलें तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ना हमें प्रेरित करती है, यानी कि हमें उत्तेजित करती है। हमें अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई हमें ये काम, जैसे जब हमें कोई अभिप्रेरणा मिल रही है किसी के द्वारा, तो हमें उस काम को करने में और उत्साह आता है बच्चे। और हम उस काम को लगन से और मेहनत से करते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक मोटिवेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन को क्या कहते हैं बच्चे? मोटिवेशन को अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ बच्चे, तो क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हुए चलेंगे। बस थोड़े से पहले से ही एक बेसिक बातें जान लेते हैं मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसके, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि आपने सुना भी होगा, बी एफ स्किनर। ठीक है, बी एफ स्किनर मोटिवेशन के बारे में क्या बोलते हैं। जो स्किनर हैगे वो कहते हैं कि जब आप लर्निंग कर रहे हो तो मोटिवेशन देना, यानी कि एक इम्पोर्टेंट टर्म मानी जाती है। वो कहते हैं कि उन्होंने मोटिवेशन के बारे में कहा है कि ये नेशनल हाईवे है। ठीक है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, उन्होंने, यानी कि किन ने बोला है? ये स्किनर ने बोला है कि मोटिवेशन को क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि ये जो आपका मोटिवेशन हैगा वो एक नेशनल हाईवे है। जिस तरह से आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे हमारी कार जो होती है, हमारी गाड़ी जो होती है वो तेज़ चलती है। ऐसे ही लर्निंग में अगर सही समय पर हमें मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा मिलती रहे, तो हम भी अपने सीखने में एफर्ट जितने हमारे लग रहे हैं और हम उसको अच्छे से और लगन और मन से उस काम को करते हैं बच्चे। तो ये था आपका बी एफ स्किनर बोलते हैं ऐसा। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि स्किनर ने मोटिवेशन को कैसे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक टर्म यूज़ की थी, यानी कि उन्होंने नेशनल हाईवे बोला है किसको? मोटिवेशन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी? मोटिवेशन टाइप्स, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। बच्चे, आप अपने नोट्स रेगुलरली बनाते हुए चले, ताकि एग्ज़ाम के टाइम बच्चे आप उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो अब हम मोटिवेशन की टाइप कर रहे हैं। टाइप्स वाई हैगा बच्चे। ठीक है, एक मिनट में दोबारा लिख लेता हूँ। टाइप्स। ओके, अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं बच्चे,
आपने सुने भी होंगे इनके नाम। एक तो होता है इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक। और एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जैसे पहला था हमारा इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक, ठीक है बच्चे, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है बच्चे, इसमें हमारे अंदर के रीज़न होते हैं, ठीक है, जो भी हम यानी कि खुद कर कर सीखते हैं हम, जो यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरह से जो बेस्ट जो होता है बच्चे वो इंटरनल होता है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन माना जाता है, आपके अंदर से जो संबंधित होता है ये, ठीक है। आपके एक मिनट बच्चा, और इसको एक टर्म और नाम देते हैं, यानी कि दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चे, इसको आप इंटरनल भी बोल सकते हो, ठीक है। एक नाम से और कह सकते हो आप इसको, इंटरनल भी बोल सकते हो, इंटरनल मोटिवेशन। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे आपको रोज़ बुक पढ़ना पसंद है, आप खुद से यानी कि सेल्फ स्टडी करते हो, यानी कि आपके पेरेंट्स नहीं बोलते, आपके भाई बहन नहीं बोलते, ठीक है, और यानी कि घर के कोई भी बड़े नहीं बोलते, बस आपने एक रूटीन बना रखी है कि भाई मेरे को इतने बजे तक रीडिंग करनी है, पढ़ना है, तो ना आप वो खुद आप इंटरनली मोटिवेट हो करने के लिए, ठीक है। उसको बोलते बच्चे इंट्रिंसिक मोटिवेट, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो हम खुद से यानी कि खुद से तैयार रहते हैं करने के लिए, बाहर से यानी कि दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक भी बोल देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें अभिप्रेरणा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर बस बच्चे, तो ये ना बच्चे के लिए स्टार्टिंग में तो अच्छी होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देना शुरू कर दिया, यहाँ पर बच्चे को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे रहे हो आप, ठीक है, स्टार्टिंग में तो सही रहेगी, बट आप इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बच्चे लॉन्ग टाइम तक यहाँ ये चलेगी नहीं, क्योंकि जब बच्चे को पता लग जाएगा कि भाई ये तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो उसको यानी कि लत लग सकती है एक तरह से कि भाई मेरे को ये मिलेगा तो ही मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है बच्चे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाले को उठाए जैसे इंट्रिंसिक, तो वो बेस्ट होता है बच्चे, क्योंकि आप उसमें खुद से तैयार हो करने के लिए, कोई भी काम आप कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आप में होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में यही दो डिफरेंस होते हैं बच्चे। आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या करते हो, आप खुद से स्वयं तैयार रहते हो कुछ भी करने के लिए, आपको उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई लालच की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की लालच की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर आपको, ठीक है। पर एक्सट्रिंसिक में आपको लालच दिया जाता है बच्चे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं बच्चे हम, जैसे आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि भाई आप अ, अपनी क्लास में फ़र्स्ट आ जाओ बच्चे, और हम आपके लिए क्या दिलाएंगे, साइकिल लाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक यहाँ पर आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चे,
आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आप साइकिल के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बच्चे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज़ करें तो बेस्ट होता है बच्चे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेके चल रहे हो तो आपको किसी भी लालच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, ठीक है। आप स्टार्टिंग से ही मोटिवेट रहोगे और अपने मकसद तक पहुँचोगे बच्चे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ मोटिवेशन के बारे में बेसिक जानकारी। और आपने इब्राहिम मैस्लो के बारे में तो नाम सुना ही होगा, तो उसकी भी एक हायरार्किकल नीड्स की थ्योरी हैगी, ठीक है। यानी कि वो उसको बोलते हैं आवश्यकता पदानुक्रम हिंदी में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम अच्छे से देखते चलेंगे। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस पर बात, ठीक है। अब हमने समझ लिया मोटिवेशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देख ली हमने, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अपने जो क्वेश्चंस हैगे उस पर चलते हैं बच्चे। तो बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हैगा विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। मैंने अभी आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बताया है, ठीक है। बेसिक जानकारी उनके बारे में बताई है बच्चे। तो जिस बच्चे ने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा, वो बच्चा ऑब्वियसली अच्छे से आंसर करेगा बच्चे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है, ओके। बी है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ठीक है। डी में है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर अब हम अपने बेसिक जानकारी जो हमने अभी इंफॉर्मेशन ली थी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो अभी हमने इनके बारे में जो बेसिक जानकारी ली थी तो अब हम उसका ही यूज़ करते हैं। देखो जो आपको पहले में बोल रहा है कि मैं अपने गृह कार्य पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है, तो ये हो गया बच्चे इंट्रिंसिक, क्योंकि बच्चे को क्या हो रहा है इंजॉय फील कर रहा बच्चा अपने होमवर्क कर रहा है जब, ठीक है। इसमें बच्चे को किसी तरह से बाहर से कोई कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए बच्चा आनंद का महसूस कर रहा है और बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेट है, ठीक है। बी कह रहा आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, यस मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो ये भी बच्चा खुद से कर रहा है और बता रहा है कि मैं और भी अच्छा सीखता हूँ, ठीक है, सीखती हूँ। तो ये भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चे। सी कह रहा है डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट बेटर, बच्चे गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह, बिल्कुल ये भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चे, क्योंकि कह रहा है कि मैं अपने कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी ये तीनों के तीनों बच्चे आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो हैगा बच्चे वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कही गई है। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और इसी कंसेप्ट के साथ हम अपने सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है, आपको ये बताना है, ठीक है। इनमें से यानी कि मीनिंगफुल जो मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन आपको ये बताना है मीनिंगफुल लर्निंग में, यानी कि बच्चे को कौन सी रणनीति स्ट्रैटेजी है जो बच्चे को प्रमोट कर रही है, यहाँ पर बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अन्वेषण एवं परिचर्चा, बी कह रहा है सूचनाओं का संचरण, सी कह रहा है यहाँ पर आप यूजिंग पुनिटिव
मेजर्स यानी कि दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। और डी कह रहा है यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो बच्चे देखो, अगर हम अच्छे से देखें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, तो ये तो अच्छी बात है बच्चे। बी कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो सूचनाओं का संचरण करना केवल, ये तो हट ही जाएगा बच्चा। यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, ये भी हटा दो, क्योंकि दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, ये आरटी ने बंद कर रखा, बैन लगा रखा, क्योंकि आप बच्चे को क्या मीनिंगफुल लर्निंग कराते वक्त आप पनिशमेंट का यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं, ये तो एक रूप मानकीकृत परीक्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि बेटर आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका। आप बच्चे को एक्सप्लोर करा रहे हो, अन्वेषण एवं परिचर्चा करा रहे हो, डिस्कशन करा रहे हो, तो उससे बेटर आंसर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए हैगा, ठीक है। बी सी डी ये सारे के सारे आपके बेटर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आपका बेटर आंसर बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, यानी कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चे बी एनकरेज टू आस्क, यानी कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी कह रहा है बी डिस्करेज टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। या सी कह रहा है नॉट बी अलाउड टू आस्क, बताओ पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। या डी बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, यानी कि पूछने से रोकना चाहिए। देखो बच्चे, आप बच्चे को जितना पूछने के लिए प्रेरित करोगे ना, उसकी हेजिटेशन उतनी दूर होगी, ठीक है। तो आप बच्चे को अलाउ करो, बच्चे को डिस्करेज मत करो, बच्चे को स्टॉप मत करो, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग कराओ बच्चे को, एक्टिवली जितना हो सके ग्रुप में डिस्कशन, और बच्चे को जो बच्चे की हेजिटेशन हैगी उसको दूर करो बच्चे, ठीक है। तो बी एनकरेज टू आस्क, यानी कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। और अपनी क्लास में जितना हो सके पार्टिसिपेशन लेने चाहिए बच्चे को, ताकि जो उसकी अंदर की जो यानी कि भावनाएं हैं वो बाहर निकल कर आए, बच्चे का जो टैलेंट हैगा वो बाहर निकल कर आए, ठीक है। जो उसकी हेजिटेशन हैगी, जो उसमें एक्टिविटी छिपी हुई है, वो बच्चे में बाहर निकल कर आए, ठीक है। तो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सी डी से बेटर आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चे कि हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सके। तो इस क्वेश्चन पर हम दोबारा आएंगे, उससे पहले हम एक थ्योरी हैगी इब्राहिम मैस्लो की, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक बेसिक जान लेते हैं बच्चे, क्योंकि उस थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे, हम अब बात करते हैं इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी की, जो कि एक हायरार्किकल है, मोटिवेशन की थ्योरी मानी जाती है, नीड्स के ऊपर है, ठीक है। आवश्यकता का पदानुक्रम, इसको हिंदी में क्या नाम दिया गया है, आवश्यकता का पदानुक्रम, ठीक है। एक मिनट बच्चा, आवश्यकता का पदानुक्रम, ओके, ठीक है। आवश्यकता का पदानुक्रम बोल सकते हैं इसको नाम। अच्छा, इसकी जो स्टेज को लेकर है बच्चे, इन्होंने जो ये स्टेज जो थ्योरी दी थी अपनी, ये दी थी 1954 में। किसने दी थी, इब्राहिम मैस्लो, मैस्लो ने। और इसके साथ एक और थे बच्चे, वो थे कार्ल रोजर्स, ठीक है। कार्ल रोजर्स भी साथ थे इनके। अच्छा, एक और बात है बच्चे, इनकी जो ये अगर इनके बारे में एक क्वेश्चंस पूछा गया था रिसेंटली में, जो आपका ये किस
मानवता यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे ये कौन से, ठीक है। तो ये थे बच्चे ह्यूमनिस्टिक, कौन से थे, ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी, ठीक है। क्या थे बच्चे, मानवतावादी, ओके। तो ये मानवतावादी थे, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थे। इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। तो अब हम इसकी जो हायरार्किकल दी है, तो ये थी बच्चे इसकी हायरार्की, ठीक है। जो आपको ये दे रखे ये पूरी इसकी हायरार्की है, यानी कि पदानुक्रम दे रखा है जो आपको। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज बनती है बच्चे, वो बनती है हमारी पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स। बच्चे जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैगी, उसको हम यानी कि इसमें हमारी बेसिक नीड्स आती है, ठीक है। जैसे आपका एयर हो गया, हवा, पानी, खाना, रहना, और आपका सोना, और आपके यानी कि कपड़े, ठीक है। तो ये सब आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मानव होता है, जो ह्यूमन होता है, ठीक है, उसकी कुछ नीड्स होती है। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैगी बच्चे, वो हमारी है, आपको दे रखा भी होगा, देखो जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के नीचे दे रखा है, यानी कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी बच्चे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। तो आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपकी बेसिक नीड्स आती है, आपके खाने से, आपके पीना, आपके वस्त्र पहनना जैसे, और आपका रहना, आपका खाना हो गया, ठीक है, सोना। तो ये सारे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती है आपकी, जिसको हम बेसिक नीड्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जो होता है, यानी कि जो मानव जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो इसको ही अचीव करता है, ठीक है। उसको सबसे पहले इस नीड्स को ही कंप्लीट करके नेक्स्ट नीड्स को वो कंप्लीट करता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकली नीड्स कंप्लीट होएगी, तो ही हम ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट वाली दे रखी है आपको सेफ्टी नीड्स। कौन सी है बच्चे, सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा आवश्यकता, ठीक है। तो इसमें दे रखा आपका जैसे पर्सनल सिक्योरिटी होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गए, यहाँ पर रिसोर्सेज दे रखा है, हेल्थ दे रखी है, और प्रॉपर्टी। तो बच्चे यहाँ पर हम सेफ्टी नीड्स में हमारी आपकी जैसे, आप यहाँ पर अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हो, ठीक है। आप सोचते हो भाई एम्प्लॉयमेंट हो हम, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी हो, ठीक है, और आपका हेल्थ यानी कि आपका जो शारीरिक विकास आएगा वो भी सही हो, ठीक है, आपके स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो और आपके पास घर हो, प्रॉपर्टी, ये सब। तो सेफ्टी नीड्स आपकी इसमें आती है। इस सेफ्टी नीड्स को कंप्लीट करते हो और बच्चे आप चले जाते हो नेक्स्ट स्टेप, यानी कि थर्ड वाले पर, ठीक है। जब आप थर्ड पर पहुंचते हो, यानी कि लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है, तो आप इसको एक नाम से और जानते हो थर्ड वाली को, जो कि सोशल है, ठीक है बच्चे। सोशल नीड्स आप बोल सकते हो थर्ड वाली को। यहाँ पर आपको लव एंड बिलोंगिंग दे रखा है। तो बच्चे जब आप थर्ड पर पहुँचते हो, तो आपको एक सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है इस वाली स्टेज पर। आप सोचते हो मेरे भी कोई अपने हो, जैसे मेरी फैमिली हो मेरे साथ, मेरे दोस्त हो, मेरे यानी कि साथी हो, ठीक है। तो ये आपके और उनके साथ मेरा कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चे नीचे। तो ये आते हैं आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस में, ठीक है। जब आप थर्ड लेवल कर लेते हो कंप्लीट, उसके बाद आ जाते हो बच्चे आप फोर्थ पर, ठीक है। जब आपने थर्ड कंप्लीट कर ली बच्चे, तो आप जा रहे हो फोर्थ पर। फोर्थ आपकी आती है सेल्फ सॉरी स्टीम, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ पर कौन सी है, स्टीम। तो यहाँ पर आप जब पहुँच जाते हो, यानी कि व्यक्ति जब आप फोर्थ वाली स्टेज पर पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म निकल कर आती है। एक तो होती है बच्चे इंटरनल स्टीम, और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में यानी कि आपकी जो अंदर की रिस्पेक्ट होती है, वो आप शो करते हो, ठीक है।
जो आपकी एक्सटर्नल होती है, यानी कि आप सोचते हो लग्जरी कार हो मेरे पास, ठीक है, फ़ोन हो, यानी कि आप अपने एक तरह से पर्सनैलिटी को दिखाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचते हो रिस्पेक्ट हो मेरी, सेल्फ इस्टीम हो, स्टेटस अच्छा हो, रिकॉग्निशन हो मेरा, स्ट्रेंथ और फ्रीडम मिले मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी स्टीम ये होती है, ठीक है। जब आप फोर्थ कंप्लीट कर लेते हो बच्चे, तो आप पहुंच जाते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बच्चे ये फिफ्थ वाली पोजीशन पर बहुत से कम ही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हैगी वो आपकी इम्पोर्टेंट टर्म होती है, लास्ट वाली स्टेज होती है, यहाँ पर बहुत से कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब आप इस वाली स्टेज पर पहुँचते हो, तो यहाँ पर आप सब कुछ अचीव कर चुके होते हो, ठीक है। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आप सब कुछ अचीव कर चुके होते हो, जो भी आपकी इच्छा थी आप, यानी कि इसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बोलते हैं आत्मसिद्धि, ठीक है। एक टर्म और है जो हिंदी में आपकी आत्मसिद्धि, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आत्म सिद्धि भी नाम दे सकते हो बच्चे, ठीक है, आत्म सिद्धि भी बोल सकते हो। तो ये थी आपकी हायरार्किकल नीड्स, ठीक है, इब्राहिम मैस्लो की। एक इम्पोर्टेंट टर्म और है बच्चे, जो आपकी ये तीन हैगी, जो आपकी ये तीन है बच्चे, ये होती है लो, ठीक है, लो ऑर्डर में, और जो आपकी दो हैगी वो हाई में मानी जाती है, ठीक है। जो आपकी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो आपकी फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये आपकी लो में मानी जाती है, ठीक है, लो ऑर्डर में। और जो आपकी फोर्थ और फिफ्थ हैगी वो आपकी हाई ऑर्डर में मानी जाती है बच्चे, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये थी इब्राहिम मैस्लो के द्वारा दी गई एक हायरार्की, जो हमारी एक बारी रिकॉल कर लेते थोड़ा सा। फिजियोलॉजिकल नीड्स थी फर्स्ट, सेकंड थी हमारी सेफ्टी नीड्स, थर्ड थी हमारी लव एंड बिलोंगिंग, और फोर्थ थी हमारी स्टीम, और आपकी सिक्स्थ सॉरी फिफ्थ जो हैगी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इब्राहिम मैस्लो के द्वारा 5 ही लेवल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें 5 ही लेवल आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई जो आपकी इब्राहिम मैस्लो के द्वारा हायरार्की दी गई है, ठीक है, वो उसका थर्ड स्टेप का नेम क्या है, थर्ड का नेम क्या है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है थर्ड वाली स्टेज का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो लव एंड बिलोंगिंग। आपसे फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। तो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो आप इसको देख लेना, और नोट्स आप अच्छे से बनाते और चलना बच्चे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में हम उसका रिवीजन कर सकें। अब हम चलते हैं इसका जो हमने क्वेश्चंस देखा था उस पर। तो हमारा ये क्वेश्चन रहा बच्चे, यही वाला था। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे, कि भाई इवन दो दिस वॉज क्लियरली इन वायलेंस, यही था ना, ओके ओके, हाँ यही है, कि हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, ठीक है। तो उन्हें डैश थी। तो बच्चे ये एक आपका जो अभी मैंने थ्योरी पढ़ाई है आपको, कौन सी, इब्राहिम मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स वाली, ठीक है। तो उस पर बेस क्वेश्चन हैगा, उसकी एक टर्म दे रखी है तो वो बतानी है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति उन्हें, नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होएगा। बी है आपका नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी उसको, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस तो, यानी कि ऐसा अनुभव थोड़ी चाहिए कि भाई बाद में डेथ होने के बाद ही हमें एक्सपीरियंस का पता चले, ऐसा तो वो नहीं सोचते थे। सी है आपका आत्मसिद्धि की प्राप्ति। देखो जो आपकी अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उनको पता था कि भाई रिक्स हैगा, अगर कारगिल में जब आपने पता है फाइटिंग हो रही थी तो रिक्स तो था ही, क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, ठीक है, तो दोनों तरफ से जवाब मिल रहे थे। तो ये आपका
ऑप्शन नंबर सी बेटर आंसर है। एक बार डी भी देख लेते हैं कि अपने ये जो कह रहा है डी, इग्नोर हिज बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि अपने तत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी ऐसा सही नहीं है, क्योंकि सी जो कह रहा है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कह सकते हो, यानी कि आत्मसिद्धि जो आपकी लास्ट स्टेज है कि आप कह सकते हैं वहाँ पर आत्मसिद्धि के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यस, वो आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये समझ ही ली है इब्राहिम मैस्लो की। तो आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ आएगा वो पूछ रहा है कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चे, आया और क्वेश्चन है, 2 बार ही रिपीट हुआ है ये। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ओके, बी कह रहा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सी है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। या डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। देखो बच्चे, जो आपका मोटिवेशन हैगा, मोटिवेशन से हमें क्या मिलता है, देखो आप इंट्रेंस आएगा ना, जब आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपके अपनों के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मोटिवेट किया जा रहा है बच्चे, तो आप उस काम को और मन से करोगे, आप उस पर जितना समय लगाओगे और भी अच्छे से उसको क्रिएटिविटी के साथ उसको इंट्रेंस अपनी रुचि के साथ करोगे बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे। एक बारी ऑप्शन ए देखते हैं कि शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति। देखो आप बच्चे की मेमोरी ऑफ लर्नर्स करा रहे हो बच्चे, जो कि एनसीएफ मना करता है इसकी। ठीक है, बच्चे को रट रहा आप स्मरण मत कराओ। ठीक है, बी है आपका पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग, आप अलग मत करो, उसके ही बेस पर आप न्यू नॉलेज दे दो बच्चे को, है ना। ओल्ड लर्निंग के साथ ही, ओल्ड नॉलेज के साथ ही बच्चे को न्यू नॉलेज ऐड करवा दो, एकोमोडेशन कर दो बच्चे में, जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बी तो हट ही जाएगा, गलत कह रहा है क्योंकि ये ए भी हट गया। सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, एक ही यूनिडायरेक्शनली करोगे बच्चे को, हाँ, एक ही रेखा में सोचने के लिए कहोगे, एक ही दिशा में सोचने के लिए। ठीक है, तो ये बेटर आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बेटर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, कि जो कि आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक अच्छा ही है क्वेश्चन है अच्छा, जो आपको निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। बच्चे इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको, यानी कि एक इम्पोर्टेंट साइकिल, यानी कि जो आप मोटिवेशन साइकिल जिसको नाम देते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं, इसके बेसिक जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चंस पर आएंगे वापस। तो हमारा जो दे रखा है ये है आपकी क्या, मोटिवेशन साइकिल बच्चे। ठीक है, आप इसको क्या कहते हो, मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल। तो मैं इसके अंदर ही लिख लेता हूँ, देखो तो ये है आपकी मोटिवेशन साइकिल बच्चे। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन हो गया साइकिल। ठीक है, ये देख लीजिए। तो आपका जो फर्स्ट टर्म निकल कर आती है बच्चे, तो वो है आपकी सबसे पहले नीड। बच्चे आपको कुछ चाहिए, जब आपको नीड होगी तो ही आप सीखने के लिए तैयार होगे बच्चे। जैसे आपको अपना सीटेट क्रैक करना है, ठीक है, लिखाना है, पास होना है सीटेट में, आपने अपना डीएसएसबी पेपर पास करना है,
नौकरी लगनी है बच्चे, ठीक है, तो आपको नीड हैगी ना, तभी तो आप पढ़ रहे हो, है ना, तभी तो आप सीडीपी पढ़ रहे हो, अदर आपके जो सब्जेक्ट है कि उसको पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको नीड है बच्चे। अगर आपको नीड नहीं होती तो आप पढ़ते नहीं, है ना। तो बच्चे आपको नीड है, नीड के बाद आती है आपकी ड्राइव, ठीक है। ड्राइव जो कि एक प्रणोद बोलते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे अराउजल, यानी कि उत्तेजना, ठीक है। फिर आते हैं हमारी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसको हम नाम देते हैं, देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो दिशा निर्देश, ठीक है। फिर आता आपका जो नेक्स्ट स्टेप हैगा अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि। फिर आता आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। देखो नीड हुई तो ही आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि ड्राइव कर रहे हो, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के चल रहे हो, ड्राइव करी आपने। अराउजल उत्तेजित हुई उसके प्रति, जैसे आपका सीडीपी सब्जेक्ट हैगा, आपने इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको नीड हैगी, इस पर काम किया आपने, ड्राइव आई, अराउजल यानी कि उत्तेजित हो इस सब्जेक्ट के प्रति। फिर आपने दिशा निर्देश, यानी कि आपको गाइड किया गया, भाई आपको ऐसे करना है, इस सब्जेक्ट की तैयारी आपको ऐसे करनी है। जब आपने इस पर कमांड पकड़ ली, इस सब्जेक्ट पर आपने पेडागोजी अच्छी कर ली, अपनी थ्योरी अच्छी कर ली आपने, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, अचीवमेंट, यानी कि आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपने क्या कर ली, उपलब्धि हासिल कर ली। जैसे आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, तो आपने अचीवमेंट ले ली, यानी कि उपलब्धि प्राप्त कर ली, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रिडक्शन ऑफ अराउजल, ठीक है। तो वहाँ पर आप, यानी कि जो आप कई रातों से सोए नहीं, आपने कई रात काली करी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो। तो अब जब आपके पेपर हो जाते हैं तो आप क्या सोचते हो, भाई मैं तो कल बहुत सोऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई मैं कई दिनों से सोया नहीं। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आप रिडक्शन हो जाते हो, ठीक है। फिर आप एक नई नीड्स के साथ अपने गोल को सेट करते हो, अपने लक्ष्य को तय करते हो कि भाई फिर नीड के अकॉर्डिंग फिर ये साइकिल चलती रहती है ऐसी, ठीक है। तो इस साइकिल, ये साइकिल चलती है, यानी कि नीड, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, फिर गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, फिर अचीवमेंट और फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये चलती रहती है बच्चे। और इस को आप याद कर सकते हो, जैसे NDA, यानी कि NDA और GAR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो NDA और GAR। N से नीड, D से ड्राइव, A से आपका अराउजर, और G से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A से आपका अचीवमेंट, R से आपका रिडक्शन ऑफ अराउजर, ठीक है। तो ये थी आपकी मोटिवेशन साइकिल बच्चे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पर अच्छे से कंसेप्ट को तैयार करके हम अपने नोट्स को जो आप बना रहे हो उसको भी अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है। की पॉइंट्स जो इसके पकड़ने बच्चे वो भी देखते हुए चलेंगे। अब हम चलते अपने जो हमने क्वेश्चंस पूछा था उस पर चल रहे बच्चे। देखिए निम्न में से कौन सी शब्दावली आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है इंटरचेंजेबली। देखो बच्चे इस वर्ड पर जो बच्चा ध्यान दे रहा होगा वो अच्छे से जान जाएगा इसका आंसर क्या बनेगा, इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंसेंटिव, यानी कि पुरस्कार या प्रेरक, बी है इमोशंस, सी है नीड, या डी इंस्पिरेशन यानी कि उत्प्रेरणा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे, नीड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औरों से बेटर आंसर बन रहा है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन साइकिल जो शुरू होती है बच्चे वो आपकी नीड से ही शुरू होती है। आप जो भी साइकिल यूज़ कर रहे हो, मोटिवेशन की जो साइकिल चलती है आपकी, तो वो आपकी नीड से ही शुरू होएगी। अगर आपको कुछ करने के लिए आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है तो आप उस काम को करोगे ही नहीं। तो नीड सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो आपसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, न्यू क्वेश्चन ऐड किया गया है ये आपकी इसमें सीरीज में। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणति नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग? बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के, पैडागोजी क्वेश्चन है बच्चे, बस थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को देखकर चलना है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहले से ही विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ओके। बी कह रहा है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। देखो बच्चे यहाँ पर रिपीटेशन आप रिकॉल करा रहे हो, बताओ, ठीक है। और आपसे देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा भी क्या है बच्चे, देखो नोट। और जब मैंने बोला था आपको नोट पूछे, आपको एक्सेप्ट पूछे, आपको लीस्ट पूछे, तो आपको अपने क्वेश्चंस को केयरफुली होकर रीड करना है बच्चे, ताकि आपका जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो आपका गलत ना हो बच्चे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर से एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है बच्चे, एक एक मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट करना है ताकि आपको पता लग पाए कि आपसे क्वेश्चंस जो हैगा वो आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है बच्चे। तो अब हमारे से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो हमने देख लिया है, इसमें हमने बताना है नहीं, यानी कि नोट आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ओ ठीक है, ये तो बढ़िया अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप यानी कि जो आपका पहले से ज्ञान हैगा, उस नॉलेज हैगी, उसको नए ज्ञान से जोड़ रहे हो, यानी कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी उसके थ्रू आप न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हो, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी कह रहा है प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, ओके, रिकॉल दिख गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है। फिर एक बार सी और डी देख लेते हैं बच्चे। तो कह रहा है यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये भी अच्छा है क्योंकि आप दोनों एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। आप गैर उदाहरण भी दे रहे हो और उदाहरण के साथ भी बता रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी कह रहा है इंक्रीजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो बचा क्या बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिपीटेशन एंड रिकॉल, यानी कि प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल कराना, ये आप का एक वो नहीं है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना एक कोई मोटिवेशन का वो मीनिंगफुल लर्निंग थोड़ी है बच्चे की। तो आप रिकॉल मत कराओ बच्चे को, रिपीट मत कराओ, जो कि आपसे नोट पूछा गया था, ये आपका बी इसमें बोल रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोट वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से केयरफुली होकर पढ़ेंगे बच्चे, ताकि हमारा कोई आंसर गलत ना हो, क्वेश्चंस गलत ना हो हमारे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बच्चे, तो अच्छे से ध्यान से समझकर आंसर करेंगे। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, ऑप्शन नंबर ए गिव ओनली एग्जाम्पल्स, बी गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, सी गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, या डी नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। तो केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, सी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, या उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। देखो बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि बच्चे देख, आप ओनली एग्जाम्पल दोगे तो ये तो बात अच्छी नहीं है, आप नॉन एग्जाम्पल ही दोगे ये भी बात सही नहीं है। आप दोनों एग्जाम्पल दे दो ना बच्चे को, जो आप नॉन एग्जाम्पल भी दे दो और एग्जाम्पल भी दे दो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेटर आंसर बच्चे, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू आस्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है।
तो इसका आंसर अच्छे से देना, क्योंकि मैंने अभी आपको जब क्लास शुरू हुई थी बच्चे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाया था। तो प्लीज़ बच्चे इस क्वेश्चंस का आंसर गलत मत करना, ठीक है। अच्छे से देखो, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी। सिर्फ आप काम जल्दी पूरा करो और तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, आप ऐसा कहोगे। बच्चे को आप यहाँ इस वाले ऑप्शन में लालच दे रहे हो, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक। तो ऑप्शन नंबर बी ए तो कट ही गया। आपसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की पूछ रहा है बच्चे, तो बी कह रहा है ट्राई टू डू इज यू विल लर्न, यानी कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यस यू कैन डू इट बच्चे। तो यहाँ पर बी बेटर आंसर बन रहा है बच्चे। सी और डी भी एक बारी चेक कर लेते हैं कि भाई कम ऑन फिनिश, सी कह रहा है कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, यानी कि चलो इसे उनके करने से पहले समाप्त कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, उनके कंपैरिजन कर रहे हो अदर के साथ बच्चे। तो यहाँ पर भी आपका सी जो हैगा वो इंट्रिंसिक सॉरी जो आपका एक्सट्रिंसिक बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। डी कह रहा है वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली, यानी कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसने यानी कि जल्दी कर लिया, परफेक्टली कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका एक्सट्रिंसिक हो गया बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हैगा बी बेटर आंसर है बच्चे, क्योंकि यहाँ इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यहाँ पर कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं सिखा रहा, सिर्फ आप एक अंदर से मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप एक बारी कोशिश कर सको, उसको ट्राई कर सको सीखने के लिए। तो यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि इंटरनल मोटिवेशन बन रहा है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेमोराइजेशन। देखो बच्चे नोट पूछ रहा है, नोट अ की, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है, तो नोट वाले क्वेश्चन हमने अच्छे से केयरफुल होकर पढ़ने हैं, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया मैंने, अच्छे से जवाब देना बच्चे, गलत नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, बी कह रहा है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, सी इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, या डी एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए बच्चे नेक्स्ट को ये जो आपका बन रहा है, देखिए इसका आंसर बेस्ट रहेगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अदर ऑप्शन के साथ कंपैरिजन करें इस क्वेश्चंस की, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका बेस्ट आंसर है बच्चे, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। क्योंकि बी कह रहा है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। देखो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास ठीक है, अच्छी बात है, पर इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं बन रहा बच्चे। प्रैक्टिस होती है, रिपीटेशन भी होता है, ठीक है, पर जो आप मेमोराइजेशन करा रहे हो बच्चे को, रिकॉल करा रहे हो, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो बच्चे को मेमोराइज नहीं कराना, रिकॉल नहीं कराना बच्चे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ टीचर शुड इंकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रादर देन डैश, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। देखो बच्चे एक्सेप्ट पूछा जा रहा है ना, देखना एक बार एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, हाँ जी बजाय, हाँ एक्सेप्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर शायद। एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, बी कह रहा है परफॉर्मेंस गोल्स या लर्निंग गोल्स, यानी कि अधिगम लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य, बी कह रहा है प्रदर्शन लक्ष्य या अधिगम लक्ष्य, फिर से सी कह रहा है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य या अंक लेने के लिए लक्ष्य, डी कह रहा है अंक लेने के लिए लक्ष्य या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य।
तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, लर्निंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स बच्चे, ठीक है, यानी कि अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, ठीक है। हाँ जी, तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। अदर के कंपैरिजन में देखा जाए तो परफॉर्मेंस एंड गोल्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्निंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, अधिगम में सुधार करने के लिए। अच्छा बच्चे, मैंने ना कुछ लर्निंग के टॉपिक भी इसमें ऐड किए हुए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, ताकि आपका जो लर्निंग सा टॉपिक होता है, टॉपिक आता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है बच्चे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझते हुए चलना बच्चे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है, सुधार करना है बच्चे, तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ठीक है, या बी कह रहा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, सी कह रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लर्निंग में इम्प्रूव करना, तो सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या रहना चाहिए, तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या आप शिक्षक को देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के साथ चले तो रेगुलर असेसमेंट नहीं कराओगे आप, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी इन द क्लास, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण होने, ये भी ठीक नहीं है ऐसा, ठीक है, खास नहीं है, क्योंकि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, खाली आप विषयों की व्याख्या करके ही वो कर लोगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बेटर आंसर बन रहा बच्चे, टीचर शुड फैसिलिटेट यस चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ। देखो बच्चे, इस वर्ड ने यानी कि ऑप्शन नंबर डी को और बेटर बना दिया, रियल लाइफ सिचुएशन से आप बच्चे को इंटरेक्ट करा रहे हो, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता बच्चे। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का खेल है सारा बच्चे पैडागोजी में, और तो बस थोड़ा सा समझ के इसके कंसेप्ट को और अच्छा से, बस इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर डी बेटर आंसर है बच्चे, अगर हम देखा जाए तो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, यानी कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, ओके, बी कह रहा है कि वे सभी उपस्थिति में नियमित रहे, सी कह रहा है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहे, या वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते रहे। देखो बच्चे, अगर हम अच्छे से इसके ऑप्शन को देखें, आप मेंटेन डिसिप्लिन से क्लास में क्या मोटिवेटेड कंसीडर कर सकते हो, नहीं बच्चे, ऑल आर रेगुलर अटेंडेंस से भी नहीं हो सकता है, ठीक है, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लेरिफिकेशन यस, आप जितना वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ओके। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें तो बच्चे आपको आप जितना बच्चे के डाउट को क्लियर करोगे, बच्चे को और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, बच्चा और अपनी हेजिटेशन को दूर कर कर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जितना आप बच्चे को क्लैरिफिकेशन का अनुभव कराओगे बच्चे को, ठीक है, उसके डाउट को क्लैरिफाई करोगे, तो बच्चा और भी मोटिवेट होएगा, ठीक है, और उसकी हेजिटेशन दूर होएगी बच्चे, सबसे बड़ी बात, और मीनिंगफुल लर्निंग और एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा बच्चा, ठीक है, तो बेटर आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछ रहा है और नोट वाला है बच्चे, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखते चलता। तो देखना कि आपने ये जो क्वेश्चंस हैगा एक पैडागोजी क्वेश्चन है बच्चे, इसको ट्रिकी वे में समझते हुए चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखना, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है, नोट वाला क्वेश्चन है। तो देखना, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। ओके, बी कह रहा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। सी कह रहा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। या डी कह रहा है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। देखो बच्चे, आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड करा रहे हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अपनी रीजनिंग का यूज़ करते हो, अपने माइंड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, यानी कि आप अपनी कॉग्निटिव डोमेन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है, डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप सी भी सही लग रहा है, यूज़ वोकेबलरी लाइक थिंक आइडियाज़ ट्रायल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। जो आपका डी कह रहा है बच्चे, जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि आंसर कह रहा है, जो आप कन्वर्जन और डाइवर्जन थिंकिंग आपने नाम सुने होंगे बच्चे, अभिसारी और अपसारी चिंतन, ठीक है। होपफुली आपको ये नाम याद होंगे। तो कन्वर्जेंट और आपका डाइवर्जेंट बच्चे, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी बच्चे, वो क्वेश्चन से हटकर यानी कि उसके मैनी आंसर होते हैं, ठीक है। तो उस जो आपका डाइवर्जेंट होता है वो ओपन माइंडेड होता है, ठीक है। ओपन माइंडेड उसके आंसर होते हैं बच्चे, उसमें ज़्यादा थिंकिंग का यूज़ होता है, ठीक है। और जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ एक सटीक आंसर होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली की राजधानी क्या है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि यानी कि खुद ही कैपिटल है, जो तो आप जानते ही होंगे, चलो। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप जो आपका देश का, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो कौन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसका एक ही आंसर लिख रहे बच्चे, वो आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, तो आप देख सकते हो बच्चे, जो आपका कन्वर्जेंट हैगा तो ये आपका बेस्ट नहीं है यहाँ पर। अगर आपका डाइवर्जेंट होता तो सही रहता बच्चे। जो यहाँ पर कन्वर्जन देकर यहाँ पर गलती होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि ये आपसे नहीं यानी कि डी जो कह रहा है नोट का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, डाइवर्जेंट होना चाहिए था, ठीक है। डी आपका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम अपने। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है। ओके, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वह अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते रहे। ओके, बी कह रहा है वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। सी कह रहा है वह सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, या वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखो बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैंने अभी बता ही दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, अभी हमने समझ के ही आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है और निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। ओके, तो बच्चे जो मैंने अभी आपको हायरार्की नीड्स कराई थी, उसकी थ्योरी कराई थी इब्राहिम मैस्लो की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस और आ रहा है बच्चे, और आपके एग्ज़ाम पेपर 2 का यानी कि सी टेट पेपर 2 का क्वेश्चन है बच्चे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो क्वेश्चंस आ रहा है तो आप देखिए कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना
शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिहेवियरिस्ट कहते हैं ऐसा, बी है सोशो कल्चरल है, सी है कॉग्निटिव है, या डी ह्यूमनिस्टिक है। तो बच्चे इसका जो आंसर बन रहा है बच्चे वो है आपका डी बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ह्यूमनिस्टिक। जो मैंने अभी आपको बताया था, जो इब्राहिम मैस्लो थे वो मानवीय यानी मानवतावादी वादी को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो वो बिहेवियरिस्टिस्ट थे, ना सोशो कल्चर थे, ना कॉग्निटिव थे। ठीक है, तो ये सारे कट जाएंगे, बस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा आपका, आपसे पूछ रहा है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए बच्चे, एक मदर थी, ठीक है, तो उसने यानी कि एक महिला थी, वीमेन थी, उसने अपने बच्चे को बेच दिया, किसके कारण? खाने के लिए, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, उसको भूख लगी थी। तो ये किसका उदाहरण हो सकता है, यानी कि इससे क्या समझ में आता है बच्चे, ये देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझ कर करेंगे। जो मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी अभी इब्राहिम मैस्लो से, उसकी थ्योरी से ये क्वेश्चंस हैं बच्चे। बस आपने इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी अच्छे से सुनी होगी तो बच्चे इसका आंसर आप अच्छे से दोगे बच्चे। ठीक है, देखिए, तो ए कह रहा है ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है, नहीं, ये तो साइको एनालिटिकल थ्योरी तो सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं इसकी। तो बी है थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, ओके, रोक लेते हैं अभी बी को। सी देखते हैं, साइको सोशल थ्योरी है, नहीं, एरिक्सन बात करते हैं इसकी। तो डी है आपका थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स ये कॉन्टिन्यूसियस, यानी कि पुनर्बलन आकस्मिकता का सिद्धांत, नहीं। रीइंफोर्समेंट की तो बात बच्चे आपका स्किनर करते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। ठीक है, तो स्किनर की थ्योरी में जानेंगे इसके बारे में तो, पर लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। जो हायरार्किकल नीड्स से हमने अभी थ्योरी समझी थी इब्राहिम मैस्लो की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैचिंग वाला सम क्वेश्चन हैगा, आपके क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन, सॉरी मैचिंग वाला नहीं है, आपसे वो दे रखा है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्यार्थी की अभिरुचि प्रभावित करती है, या बी है आपका यानी कि सेकंड है विद्यार्थियों का सामवेगिक स्वास्थ्य, थर्ड है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या डी विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। बच्चे अगर हम अच्छे से देखें तो लर्निंग तो फैक्टर अफेक्टिंग होती है ही, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि सभी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही सारे इसके फैक्टर्स हो रहे हैं अफेक्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, आपसे पूछ रहा है कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, यानी कि इंट्रिंसिकली मोटिवेट कर सकता है, कैसे, वो बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, या बी कह रहा है बाय ऑफरिंग टेनिजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफीज, या सी कह रहा है बाय इंडक्टिंग एंजाइटी एंड फियर, या डी कह रहा है बाय गिविंग कम्पिटिटिव टेस्ट। देखिए बच्चे, ओके बच्चे, इस क्वेश्चंस को हम करने से पहले ना एक टर्म हैगी, यानी कि 3 टर्म हैगी, इसमें इम्पोर्टेंट रहती है बच्चे और पेपर में आती भी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ओरिएंटेशन हैगा, यानी कि सीखने का जो सेंटर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं अब हम। ठीक है, उसमें 3 टर्म होती है हमारी, इम्पोर्टेंट रहती है, तो अब हम उसके बारे में जानते हैं बच्चे, फिर इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो बच्चे अब हम बात करते हैं अपने ओरिएंटेशन की। ठीक है,
ओरिएंटेशन समझते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन होता क्या है बच्चे, सीखने का केंद्र, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन सीखने का केंद्र। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है, अच्छे से करते हुए चलेंगे बच्चे। कलर चेंज कर लेते हैं एक बारी, ब्लैक ले लेते हैं, ओके, रेड ही ले लेते हैं, चलो। तो अब हम जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है मास्टरी, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन। बच्चे अपने नोट्स अच्छे से रेडी करके चलना बच्चे, मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको वो बोर्ड पर अच्छे से नहीं आ रहा समझ में तो आप राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके बस आप वर्बली सुने बच्चे, मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हो गए हमारे मास्टरी ओरिएंटेशन, ओके। मास्टरी ओरिएंटेशन के बाद आता है हमारा, मास्टरी के बाद यानी कि मास्टरी के जो बाद आता है हमारा वो आता है हमारा कौन सा बच्चे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन लिख लेना। फिर आता है फेलियर अवॉइडेंस, ठीक है। अब हम इसकी अच्छे से बात करते हैं। फर्स्ट था हमारा मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है, सेकंड था परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, थर्ड है हमारा फेलियर ओरिएंटेशन अवॉइडेंस, ठीक है, फेलियर अवॉइडेंस। अब हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं एक बारी सॉरी। फर्स्ट है हमारा कौन सा, मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन क्या होता है बच्चे, अगर हम मास्टरी ओरिएंटेशन की बात करें इसमें हम नॉलेज लेते हैं बच्चे, अच्छे से नॉलेज को अचीव करते हैं, ठीक है। हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी चाहिए यहाँ पर, यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए हमें, उस पर हमें महारथी हासिल होनी चाहिए, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ये थी मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा क्या बच्चे, नेक्स्ट था हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या होता है बच्चे, आप यहाँ पर क्या सोचते हो कि बस आपने काम करना परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। यहाँ आप सोचते हो भाई मेरे को अच्छे परसेंटेज लानी है तो मेरे को ये काम करना है, यानी कि आप यहाँ पर परसेंटेज को शो करते हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप परसेंटेज के हिसाब से काम करते हो, ठीक है। अब आप कर रहे हो थर्ड स्टेप जो आ रहा है, यानी कि फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस यानी कि नाम ही सुनकर आप बता पा रहे होगे बच्चे, जैसे फेलियर अवॉइडेंस क्या होता है, यहाँ पर आप फेल होने से बचते हो, ठीक है। आप सोचते हो पासिंग मार्क्स मिल जाए हमें, ठीक है, पासिंग मार्क्स मिल जाए, बस हमारे 40% आ जाए, बस पास हो जाए, फेल होने से बच जाए, आप यहाँ पर ये सोचते हो, ठीक है। फेलियर अवॉइडेंस यानी कि फेल होने से बचते हो। तो ये थे हमारे 3 स्टेप बच्चे, इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बताए। आपसे क्वेश्चंस आपसे पूछा भी जा रहा है जो आपका अभी आएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया, अब आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हमारा पहला था, फर्स्ट था हमारा, यानी कि हमने ओरिएंटेशन के टाइप्स देखे, मास्टरी ओरिएंटेशन थी, सेकंड थी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, थर्ड थी हमारी फेलियर ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन की हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चे, इसमें हम नॉलेज यानी कि बेस्ट नॉलेज, एक सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर किसी चीज़ पर हम अच्छे से नॉलेज देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में हम परसेंटेज के हिसाब से काम करते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ परसेंटेज अच्छी आ जाए इसमें, अच्छे से बस परसेंटेज को शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर और थर्ड की बात करें यानी कि फेलियर अवॉइडेंस, यहाँ पर फेल होने से बचा जाता है, ठीक है, सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाए, फेल होने से बच जाए। तो ये थी हमारी ओरिएंटेशन यानी कि सीखने के केंद्र बच्चे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके बारे में। अब हम चलते अपने
उसी क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चे, आपसे ये क्वेश्चन सब पूछा जा रहा था कि भाई हाउ कैन अ टीचर इंक्रेज हर स्टूडेंट टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर दिस सीक ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थी को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रही है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करे और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ओके, ठीक है, मास्टरी। ठीक है, बी कह रहा है बाय ऑफरिंग टेनिजिबल रिवॉर्ड्स सच एज टॉफीज। देखो बच्चे, आप जब टॉफीज और रिवॉर्ड्स दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हो। ठीक है, बी हट जाएगा। बाय सी कह रहा है बाय इंड्यूसिंग एनजाइटी एंड फियर, आप डरा कर यानी कि उनमें चिंता और डर पैदा करके। बताओ, ऐसे थोड़ी मोटिवेट किया जा सकता है। बताओ, आपने कभी ऐसा देखा है कि जो एनजाइटी और फियर के द्वारा बच्चे को मोटिवेट करना, ऐसा कभी सुना है, देखा है? तो ऑप्शन नंबर सी भी हट ही जाएगा बच्चे। डी कह रहा है बाय गिविंग कम्पिटिटिव टेस्ट, वाह, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षण से। बताओ, ऐसे भी कोई मोटिवेट किया जा सकता है? तो ऐसे कुछ नहीं है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बेटर आंसर है, क्योंकि बाय सपोर्टिंग दैम सेटिंग और इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी। ठीक है, मास्टरी के ऊपर बात हो रही है बच्चे। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, इंडिविजुअल की बात हो रही है। बेस्ट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑलमोस्ट बच्चे 25 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो बच्चे, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे, इसका कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहा है। ओके, बी कह रहा है शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा है। सी कह रहा है शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है। या डी कह रहा है लंबी अवधि के अधिगम और तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। बताइए बच्चे, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? यानी कि एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे, तो इसका कारण एक बताना आपको कि भाई शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहा, शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा, शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, या लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। अगर बच्चे हम देखें तो यानी कि शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, विभिन्न रंगों की स्टार, ये तो हट ही गया, बी भी हट ही गया बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। इनकैपेबल ऑफ लर्निंग, नहीं बच्चे, कह रहा है कि लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है बच्चे, वो आप लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते। आप कब तक बच्चे को रिवॉर्ड दोगे, कब तक आप उन्हें टॉफ़ीज़ देकर काम चलाओगे बच्चे, ये एक ना एक दिन रखा रह जाता है बच्चे। तो अगर हम देखें ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे। डी बेस्ट आंसर है, क्योंकि आप बच्चे को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन जो होता है बच्चे, वो लॉन्ग लाइफ तक, यानी कि बहुत, हम कह सकते हैं कि कम रहता है बच्चे। ठीक है, तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी इंक्रेज्ड बाय, देखिए बच्चे आ गया ना जो हमने देखा था मास्टरी ओरिएंटेशन वाला क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट था बच्चे, तो मैंने रख लिए ये क्वेश्चंस। तो डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कह रहा है टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट के द्वारा। बी कह रहा है फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स। सी कह रहा है कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेस विद ईच अदर।
या डी कह रहा है असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एज होम असाइनमेंट। बच्चे शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि आप मास्टरी ओरिएंटेशन की यहाँ पर बात कर रहे तो फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात हो रही है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। ना तो ये टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है, ना कंपैरिजन वाला है, ठीक है, ना असाइनिंग और प्रैक्टिस मटेरियल इज होम असाइनमेंट वाला, ठीक है, ना तुलना, इस पर कंपैरिजन की बात हो रही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रही है, अचीवमेंट मोटिवेशन इज बेस्ट आंसर है बच्चे। तो सॉरी, बेस्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, यानी कि द टेंडेंसी और टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, द टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, सी कह रहा है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलर इक्वली, या डी कह रहा है टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है बच्चे। अचीवमेंट क्या होती है, आप एक टेंडेंसी टू परसिस्ट, एक चैलेंज टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि आप चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बच्चा है, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कौन सा करता है। तो देखिए, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, सी कह रहा है टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफ़िकल्ट गोल्स, या डी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट। बच्चे देखो, इनसे बेस्ट आंसर आप ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो, आप जहाँ पर आप लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि मिले आपको, तो उससे बेस्ट आंसर आपको डी में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर देखोगे, ना आप मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर देखोगे, ना टेंडेंसी टू चूज़ वेरी जो हमने देखा वो नहीं, बस ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने में ही आप सेटिस्फैक्शन हो रहे हो, ठीक है, टारगेट को आप देख कर चल रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेकंड लास्ट है बच्चे आज आपका ये क्वेश्चन। ओके, learners who demonstrate an earnest desire to for increased knowledge and academic competency are said to have a, बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। वे शिक्षार्थी को समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है, मास्टरी ओरिएंटेशन होती है, बी कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन होती है, सी कह रहा है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन होती है, या डी वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन होती है। बच्चे यहाँ पर आपके एक तो लर्नर्स की बात हो रही है, एक आपके आपकी नॉलेज और एक आपकी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी, यानी कि ये तो अगर एक की बात होती है आपकी नॉलेज की तो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मास्टरी ओरिएंटेशन। तो ए तो हट ही गया, क्योंकि यहाँ पर दो की बात हो रही है, एक तो नॉलेज और एक एकेडमिक यानी कि नंबर की भी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि परफॉर्मेंस एंड अप्रोच ओरिएंटेशन, ठीक है, बी से ओके। तो सी कह रहा है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, ऐसा हमने देखा ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, ठीक है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बेस्ट आंसर है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन ये आपका राइट आंसर बन रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो आपका वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए लास्ट रहेगा बच्चे, फिर देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, ये लास्ट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेटेड चिल्ड्रन। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, देखना निम्नलिखित देखो नोट का क्वेश्चन है, केयरफुली होकर रीड करना है,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये तो अच्छी बात है बच्चे, हाई लेवल की बात कर रहे हैं तो ओके। बी कह रहा है कि वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी अच्छी बात है, चैलेंजिंग टास्क ले रहे बच्चे। सी कह रहा है दे ऑलवेज सक्सीड, सी कह रहा है कि दे ऑलवेज सक्सीड, यानी कि ये हमेशा सफल होते हैं। ऐसा आपने देखा है कि जो मोटिवेट बच्चा होता है वो हमेशा सक्सेस हासिल करेगा, हाँ, सफलता हाँ को अचीव करेगा बच्चे। ऐसा देखो, अगर हम सी देखें तो यानी कि ऐसा हम देखते नहीं है कि भाई हमेशा मोटिवेटेड वाला जो चाइल्ड होता है कि भाई वो हमेशा सक्सीड को अचीव करेगा, ठीक है। डी कह रहा है कि द इंजॉय डूइंग देयर वर्क, बिल्कुल उन्हें काम करने में आनंद आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें अदर के ऑप्शन में तो ए भी सही है, बी भी सही है और आपका डी भी सही है बच्चे। जो आपका सी कह रहा है कि भाई ऑलवेज सक्सीड, तो बच्चे ऐसा नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर बन रहा बच्चे। अदर के ऑप्शन में देखें तो ए बी और डी आपके अलग है, पर लेकिन सी उससे भी अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि आपसे नोट का क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, ठीक है। द ऑलवेज सक्सीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते बच्चे, और ये आपका जो मोटिवेशन टॉपिक था ऑलमोस्ट बच्चे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितने क्वेश्चन है यानी कि 25 क्वेश्चन रखे थे बच्चे कंसेप्ट के साथ हमने, ठीक है। इसके कंसेप्ट को जाना और इसके थ्योरी को अच्छे से डीपली देख लिया है, ताकि और आप अब एग्ज़ाम में देखोगे तो बच्चे आपका किस से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस कंसेप्ट को बनाकर चलना बच्चे और उसके आंसर को अच्छे से देकर चलना। अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते बच्चे, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे फिर आपसे सीटेट सुपर सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते बच्चे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और इसी जोश और उमंग के साथ कल मिलेंगे। रुकना थकना मना है बच्चे, क्योंकि इस जंग में हमें आगे चलते बढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।